हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर और स्वागत करते हैं डियर स्टूडेंट एक नए चैप्टर में, नए अध्याय में और नई शुरुआत के साथ। तो प्लीज़ यार, यदि आप नहीं पढ़ रहे होंगे ना भाई, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आई रिक्वेस्ट यू। जब समय निकल जाएगा ना तो सिर्फ एक चीज़ हाथ लगती है, वो है पश्चाताप, पछतावा। तो वो नहीं होना चाहिए आपके साथ। और अभी तक अगर स्टार्ट नहीं किए होंगे तो अब भी स्टार्ट कर सकते हो। वो एक सेंटेंस कहा गया है ना, जब जागे तभी सवेरा। यदि आप 5 बजे सो के उठते हो तो आपके लिए सवेरा 5 बजे होता है, गुड मॉर्निंग। समझ में आ रहा है? कई लोग 10 बजे सो के उठते हैं तो उनके लिए सुबह 10 बजे होता है, सवेरा 10 बजे होता है। तो यदि आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ पढ़ना प्रारंभ करें, ठीक है। और डियर स्टूडेंट, हम पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज़? चैप्टर नंबर अध्याय 7, ठीक है। और इस अध्याय का नाम है पी ब्लॉक तत्व, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बहुत जबरदस्त चैप्टर है, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर क्या? ठीक है। पी ब्लॉक तत्व है। तो पी ब्लॉक तत्व डियर स्टूडेंट, आपको मैं थोड़ा सा इंट्रो कराना चाहता हूं। क्या? जैसे आप आवर्त सारणी देखते हैं, पीरियोडिक टेबल देखते हैं, ठीक है, तो इधर आपको कुछ ऐसा दिखाई देता होगा। पीरियोडिक टेबल आप सब देखे होंगे, ठीक है। और ये नीचे में जो रहता है, यहाँ आपको 14 तत्व दोनों में दिखाई देते होंगे, ठीक है। दैट इज नोन एज एफ ब्लॉक तत्व। क्या? एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं इसको। यहाँ हमको 2 समूह दिखाई देते हैं। ये दोनों होता है हमारा क्या चीज? एस ब्लॉक तत्व। इसके बीच में जितने भी तत्व होते हैं डियर स्टूडेंट, दैट इज डी ब्लॉक तत्व। एंड इधर जो होता है आपका नंबर 13 से लेकर के नंबर 18 तक। किसी दिन मैं आपको पूरा पीरियोडिक टेबल बना के दिखाऊंगा कि कैसे उसको याद कर सकते हैं, पूरा पीरियोडिक टेबल को। किसी भी तत्व का कैसे आप परमाणु क्रमांक निकाल सकते हो, संख्या निकाल सकते हो, कैसे याद कर सकते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, एक बड़ा चैप्टर में पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 13 से लेकर के 18 तक क्या होता है डियर स्टूडेंट? यहाँ होता है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। पी ब्लॉक तत्व होते हैं। मतलब यहाँ 5 हो गया। कितना हो गया? 5, ठीक है। 5 तत्व आपके। 5 क्यों? 2 यहाँ है, यहाँ 6 रहता है। 13 से लेकर के 18 तक कितने हो जाएंगे? 6। अब वो कैसे ऐसे भी समझ सकते हो। देखो, जो हमारा पी उपकोष होता है, सब सेल होता है, उसमें आप सबको पता है 3 ऑर्बिटल होते हैं। और 3 ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसलिए इसमें कितने पी ब्लॉक में कितने समूह होते हैं हमारे? कितने समूह होते हैं? 6 समूह होते हैं। डी ब्लॉक में कितने होंगे बता दीजिए मुझे। डी ब्लॉक में कितने समूह होंगे बता दीजिए। डी ब्लॉक में हो जाएंगे स्टूडेंट, इस डी उपकोष में सब सेल में हमारा होता है 5 ऑर्बिटल। कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल। तो 5 ऑर्बिटल है तो 5 दूनी 10। हमारे टोटल ये कितने समूह होंगे? 10 समूह यहाँ रहते हैं। 10 समूह यहाँ रहते हैं। और हम सबको पता है एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसलिए यहाँ हमारा कितना समूह होता है? 2 होता है। दैट्स क्लियर? ओके। अब देखो क्या है डियर स्टूडेंट, आप सबको पता है अभी तक कितने कक्षा खोजे जा चुके हैं। थोड़ा सा इंट्रो करा रहा हूं, उसके बाद एकदम बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। कितने कक्षा खोजे जा चुके हैं? 7। KLMNOPQ यहां तक खोजे जा चुके हैं, 7 नंबर तक। इसलिए हमारा जो आवर्त है उनकी संख्या कितनी है? 7 है। कितने हैं? 7। कितने आवर्त है? 7 है। समझ में आ रहा है? 7 आवर्त है। पहले आवर्त में है केवल हमारा 2 ही तत्व होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना दिया हूँ, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 है। देख लीजिए, पहले 1s होता है और 1s है तो s में हमारे केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसलिए इसमें केवल एक होता है हाइड्रोजन 1s1 और दूसरा होता है हीलियम 1s2। तो ये बेसिक थोड़ा सा अभी पढ़ाऊंगा तो फिर पूरा आवर्त सारणी पढ़ाने बैठ जाऊंगा। तो आवर्त सारणी हमको नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बता दिया आपको 6 समूह होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इन्हें पी ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं? मतलब
पी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं और उनको यहाँ पे क्यों रखा गया और उनका जो समूह आया उसको पी ब्लॉक क्यों बोला गया, उसका रीज़न है। जब भी हम किसी भी इधर का आप ले लीजिएगा, एल्यूमिनियम ले लीजिए, सिलिकॉन ले लीजिए, ठीक है, फास्फोरस ले लीजिए, सल्फर ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए या आर्गन ले लीजिए, इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं या भरते हैं तो हमेशा जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ भराता है, पी ब्लॉक में भराता है, पी सब सेल में भराता है। इसलिए हम इन सभी को एक समूह में रखे हैं और वो क्या है, पी ब्लॉक के तत्व है। ठीक है, इसके लास्ट में आ जाएगा P1, इसमें आ जाएगा P2, P3, P4, P5 एंड P6। अब इसके आगे पीछे जो भी रहेगा वो रहेगा, ठीक है, जिसकी ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 3P1, 3P2, 3P, ओके। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक के तत्व। ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन उसके पी उपकोष के कक्षक में प्रवेश करता है उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, अब देखो आपने कक्षा 11वीं में 11th में आप पढ़ चुके होंगे, क्या पढ़े होंगे भाई, बोल दो जल्दी से। 13वें समूह के तत्व, 14वें समूह के तत्व। हम पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट 15वें समूह के तत्व, 15वें समूह के तत्व, जिसको अब यहां से हमारा टॉपिक चालू होता है 15वें समूह के तत्व, जिसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन समूह। इस 15वें समूह के तत्व में हमारा कितने तत्व हैं, ये देखिए 15वां समूह है भैया। नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। जब पढ़ा करते थे 11th 12th, ठीक है, तो उस दौरान टीचर्स कभी कभी कुछ ट्रिक दिया करते थे, या कॉलेज में गए तो दोस्त लोग द्वारा ट्रिक मिला क्या, तो हम एक छोटा सा ट्रिक ये मिला है, आप सबको भी पता होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप कौन सा ट्रिक जानते हैं इसके लिए। ठीक है, तो हम नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बिंदास, ठीक है, सब बिंदास, ऐसा टाइप का एक जो है ट्रिक है इसको याद करने का। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका होता है 7, परमाणु क्रमांक 7, 7 8 कितना हो जाएगा 15, और 15 8 कितना हो जाएगा बता दीजिए मुझे, 15 8 कितना हो जाएगा जी, 2 8 8, ठीक है, 2 8 8 18 18 32 32। ये देख लीजिए, पहले समूह में 2 होता है, फिर 8 होता है, फिर 8 होता है, 3 हो गया, 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ 2 के बाद एक 8वां नंबर में आया तो 7 आ गया, ये 7 के बाद अब 8 जोड़िए तो 15 आ गया, 8 के बाद सॉरी 18 जोड़िए, आप कितना जोड़िए 18। तो 18 जब जोड़ेंगे डियर स्टूडेंट इसमें तो कितना हो जाएगा, 15 18 हो जाएगा 33। तो इसका हो जाएगा कितना, आर्सेनिक का हो जाता है आपका 33। अब 33 में फिर से कितना जोड़ना है हमको, एक बार 18 जोड़ लिए, फिर दूसरे बार फिर 18 जोड़िए, तो 18 जब जोड़ेंगे तो 8 3 हो जाएगा 11, 11 की 1 51, कितना हो जाएगा 51। अब 51 के बाद कितना जोड़ेंगे, 32 जोड़ेंगे, तो 32 जब जोड़ोगे 51 में 32 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा हमारा 83, 83। समझ में आ गया। तो ये रटने वाली चीज़ नहीं है, इसमें ये दिमाग लगाने वाली चीज़ है। समझ में आ रहा है, आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है इन चीज़ों को, आवर्त सारणी एकदम बेहतरीन कंसेप्ट होता है। तो ये हो जाता है हमारा नाइट्रोजन परिवार। अब बात कर लेते हैं इसका प्राप्ति, ऑकरेंस, कहाँ से आपका इसका प्राप्त किया जा सकता है या प्राप्ति होती है, फिर देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। ठीक है, और डियर स्टूडेंट इस पूरे नाइट्रोजन परिवार का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सामान्य का बोलने का अर्थ होता है कि एक ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बताइए, तो वो होता है क्या, NH2NP3, NH2NP3। अब ये क्या है सर, तो ये देखो नाइट्रोजन के लिए जब निकालोगे, नाइट्रोजन का 7 है तो क्या निकलेगा 1H2 2H2 2P3 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो N के जगह में क्या है, N के जगह में है 2, तो क्या हो गया 2N, अगर 2 के जगह में मैं N रखूंगा तो क्या होगा NH2 और NP3, आया कि नहीं आया। अब बताइए फास्फोरस का क्या होगा, तो फास्फोरस में कुछ ऐसे निकल के आएगा, ये 2 है ना तो 3 आएगा, 3H2 3P6 3P3 आएगा,
आप निकाल के देखिएगा। जब आप फास्फोरस आर्सेनिक का निकालोगे ना तो क्या आएगा 4s2 4p3 आएगा लास्ट। ये दिमाग यहाँ यहाँ समझ में आ रहा है। इसका निकालिए, इसका निकालिए, इसका 5 आएगा, इसका 6 आएगा। तो इसमें कोई बहुत सोचने विचारने की वाली बात नहीं होती है, इसमें केवल यही होता है दिमाग। NH2 NP3 ये है इसका कॉमन, मतलब सभी इस समूह में सभी तत्वों का अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होगा वो P3 रहेगा, P3 रहेगा, P3 रहेगा, P3 रहेगा और यहाँ भी P3 आएगा। ये क्या गुण होता है डियर स्टूडेंट? ये समूह में गुण पाया जाता है ऐसा, समझ में। और आवर्त में क्या विशेषता रहती है बाद में बताएंगे। तो इसका प्राप्ति देखते हैं, ऑकरेंस कहां से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राप्ति के सोर्स क्या है आप सबको पता है, हमारे वायुमंडल का 78% भाग क्या होता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का प्राप्ति का सोर्स क्या है वायुमंडल। 78% भाग वायुमंडल का क्या है नाइट्रोजन है। और डियर स्टूडेंट हमारे वृद्धि के लिए भी नाइट्रोजन आवश्यक होता है। पेड़ पौधों में जिसकी आपका चना वगैरह हो गया तो उसमें आप सबको पता होगा राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, वो जो है आपका जो हम यूरिया वगैरह डालते हैं तो उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके उसको पहुंचा देता है। समझ में आ रहा है। खाद्य पदार्थों में आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। आप झील जो सब वो खाते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के फास्ट फूड पास्ता वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हमारा क्या रहता है नाइट्रोजन रहता है। और फास्फोरस का जो है ऑकरेंस का क्या क्या है, तो फास्फोरस जनरली स्टूडेंट ये हमारा फास्फोरस जो पाया जाता है वह ये खनिज के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? खनिज के रूप में पाया जाता है, खनिज के रूप में पाया जाता है। और इसके साथ साथ हमारे अंदर अगर बात करें तो हमारा जो हड्डियां हैं वो एक्चुअली में फास्फोरस की बनी होती है। विभिन्न जीवों की हड्डियां किससे बनी होती है? फास्फोरस से बनी होती है। इसी प्रकार इन तीनों धातुओं की बात करें तो ये भी खनिज के रूप में पाए जाते हैं। किसके खनिज के रूप में पाए जाते हैं? सल्फाइड के खनिज के रूप में पाए जाते हैं। तो यह है इसका प्राप्ति के मतलब प्राप्त कहाँ से किए जा सकते हैं या किस रूप में होते हैं। इतना क्लियर है मेरे भैया। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करना है, अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा रहा था, तो आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के जो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है और ऐसे बहुत सारे ग्रुप भी बने हुए हैं, उन ग्रुपों में आपको क्या करना है, इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके आपको सेंड करना है। और उसमें मुझे कॉमन चीज़ बताइएगा कि क्या कॉमन है जो भी मैं बता रहा था। समझ में आ रहा है? देखिएगा मजा आता है। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट, इसका सबसे मेन जो चीज़ है वो है परमाणु त्रिज्या। अब यहां से हमारा टॉपिक चालू हो जाता है, परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या प्लीज, यदि आप एक मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो ऊपर आई बटन दिख रहा है, दबा दो भैया और चले जाओ। समझ में आ रहा है? इतना बेहतरीन कंसेप्ट समझाया हूं यार, इतना बेहतरीन कंसेप्ट। पूरा अध्याय 7, 8, 9 तीनों में काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। समझ में आ रहा है? मात्र 30-40 मिनट का वीडियो है, देख लीजिएगा। तो परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं, ठीक है। तो परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आप सबको क्या करना है पता है? बताना है, परिभाषा भी देना है, बताना है, और उसके बाद आवर्त और समूह में, मतलब रो एंड कॉलम, पंक्ति और स्तंभ में आपको बताना है कि घटता है कि बढ़ता है। 4-5 गुण देखेंगे अभी हम लोग, बताना है और उसका कारण बताना है कि कैसे, क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है, सब में, ठीक है। तो परमाणु त्रिज्या की बात करें और समूह में बात करें, या समूह में नहीं, परमाणु त्रिज्या ही देख लो पहले। तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है? किसी भी परमाणु के नाभिक से, सपोज ये हमारा कोई परमाणु है, ठीक है, तो उसके नाभिक से उसके बाह्यतम कोष की दूरी को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? उस परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। बाह्यतम कोष की ना, अगर इसमें और कोष हैं तो उस सबसे बाह्य कोष को लेंगे आप लोग, सबसे बाह्य कोष को। समझ में आ रहा है? जैसे कि नाइट्रोजन के लिए लेंगे तो 1s2 2s2, इसमें आता है 2p, मतलब ये Kl कोष होता है। तो यहां तक की दूरी जो है इसकी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। आयनिक त्रिज्या बात करें, आयनिक त्रिज्या, तो आयनिक त्रिज्या कोई डिफरेंट नहीं है। आयनिक त्रिज्या आयन के फॉर्म में उसकी त्रिज्या, मतलब उसमें से या तो इलेक्ट्रॉन निकाल लो या उसको इलेक्ट्रॉन दे दो तो आयन के फॉर्म में आ जाएगा। तो आयन के फॉर्म में उसके त्रिज्या में क्या परिवर्तन आता है? तो दोनों ही त्रिज्या में एक समान ही परिवर्तन आता है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो एक साथ देखेंगे। तो ये हो गया परिभाषा। अब सुनिए क्या होता है।
आवर्त में या पंक्ति में, या आवर्त में लिख लीजिएगा, पंक्ति में देखिए, पंक्ति में चलने पर, आवर्त में चलने पर समूह 15 का जो त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या है, वह परमाणु त्रिज्या है वो 14 से ज्यादा होता है और 16 से क्या होता है, कम होता है। सॉरी यार, माय मिस्टेक, 14 से कम होता है और 16 से भी आपका 16 से ज्यादा होता है। मतलब आवर्त में चलने पर क्या होती है डियर स्टूडेंट, उसके त्रिज्या में वृद्धि होती है एज कंपेयर टू नंबर 14, ग्रुप 14 के तुलना में देख लीजिएगा, ठीक है, और 16 की तुलना में देख लीजिएगा। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है भाई, कि उसकी परमाणु त्रिज्या में कमी होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम आवर्त में चलते हैं बाएं से दाएं की ओर, तो उसका जो है नाभिकीय आवेश, प्रभावकारी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में वृद्धि होती है। तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि का मतलब क्या है कि देखिए 15, 16, तो यहाँ जैसे कि 16 में मेरा रहता है, आप सबको पता होगा सल्फर रहता है, यहाँ फास्फोरस है और यहाँ क्या है, सिलिकॉन है। आप सबको पता है यहाँ नाभिक, इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 14 है, 14 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन यार, यहाँ 15 है, यहाँ 16 है कि नहीं। तो ये बताइए मुझे, यहाँ 14 प्रोटॉन है, यहाँ 16 प्रोटॉन है कि नहीं, और कक्षा तो सेम रहता है, कोष क्या होते हैं, सेम होते हैं। कैसे कोष सेम होता है, ये देखिए, सिलिकॉन के लिए जब निकालोगे डियर स्टूडेंट, तो आपका आएगा 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, और 3s2 3p4, मतलब 3 कोष यहाँ आ जाएंगे। इसी प्रकार इसमें भी क्या आएगा, 3 कोष आएगा, इसमें भी क्या आएगा, 3 कोष आएगा। तो कोष तो तीनों में 3 है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या यहाँ ज़्यादा हो गई। तो प्रोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन को जब अपनी ओर खींचेगा, इसको खींचेगा, कोष को अपनी ओर खींचेगा, तो ये क्या होता है, ये जो है उसकी त्रिज्या जो है क्या हो जाती है, घट जाती है, और जिसके कारण उसका परमाणु क्या होता है, घट जाता है, परमाणु का आकार जो है क्या हो जाता है, घट जाता है। मेरी बात समझ में आ गई। तो आपको कारण क्या लिखना है, घटती है तो क्या कारण लिखना है, कि जैसे ही आवर्त में हम आगे बढ़ते हैं तो प्रभावकारी नाभिकीय प्रभाव, आपका प्रभावकारी आवेश बढ़ने के कारण उसकी त्रिज्या में कमी होती है। समूह में देख लेते हैं, समूह में क्या होता है, जैसे जैसे समूह में हम नीचे आते हैं तो उसकी त्रिज्या में वृद्धि होती है। अब वृद्धि होने का कारण क्या बता दीजिए। वृद्धि इसलिए होता है क्योंकि कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। कैसे कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, ये देखो, नाइट्रोजन है तो मैं आपको यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के भी दिखाया हूँ जस्ट अभी। तो आप क्या करेंगे, देखिए इधर देखिए, यहाँ हमारा 7 है, तो पहले 1s2 2s2 2p3 2 कोष होंगे। लेकिन फास्फोरस की बात करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 3s2 3p6 3p3 3 कोष हो गए। यहाँ 2 कोष थे, यहाँ 3 कोष हो गए। जब यहाँ आओगे बिस्मिथ में तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो परमाणु त्रिज्या में क्या हो गई, वृद्धि होगी, नहीं समझ में आ गया। तो कारण में क्या लिखेगा, कारण लिखो, और कारण में लिखो कि जैसे जैसे आवर्त में हम 15वें समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, अर्थात नाइट्रोजन से बिस्मिथ की ओर आते हैं, तो उसके परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, क्योंकि कक्षा कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। और यह वृद्धि पहले नाइट्रोजन से लेकर के फास्फोरस तक तीव्र गति से होती है। क्या होती है, तीव्र गति से होती है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ पूरा कंसेप्ट क्लियर है भाई, कि ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगी, उसकी परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होगी। रीजन क्या है, कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। तो ये हो जाता है हमारा पहला। इसके बाद आता है डियर स्टूडेंट आयनन विभव। क्या आ जाता है, आयनन विभव। आयनन विभव के लिए देखिए क्या होता है, आयनन विभव, या इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बता दीजिए, आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये देखिए क्या, इधर सुनो सबके सब, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, सॉरी यार सल्फर बोल रहा हूं मैं भी, आर्सेनिक, एंटीमनी,
बिस्मिथ। इसी के साथ इधर भी देख लीजिए, थोड़ा सा इधर भी देख लीजिए। अगर मैं यहां से ले लूं तब की बात, ये लीजिए, ठीक है। इससे पहले क्या रहेगा, फास्फोरस के पहले सिलिकॉन 14 नंबर और 17 नंबर 16 नंबर क्या हो जाएगा, सल्फर। सुनो डियर स्टूडेंट, आयरन विभव किसे कहते हैं, किसे कहते हैं उसको पहले लिख लीजिए। मैं जल्दी से शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक बेहतरीन वीडियो बना चुका हूँ इसके लिए पूरा डिटेल में। तो आयरन विभव क्या होता है कि किसी भी विलगित गैसीय परमाणु, या ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा मुक्त होती है, क्योंकि नाभिक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, तो हमें पकड़ के रखा है, तो उसको छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, है नहीं। आपके दोस्त को एक जन दोस्त हाथ मिला के पकड़ के रखा है, अब उसको खींचोगे तो आपको एनर्जी नहीं लगेगा क्या जी, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वो ऊर्जा मुक्त होगी, वही ऊर्जा हमारी क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। समझ में आ रहा है। इसका मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। दैट्स क्लियर। अब देखते हैं कि आवर्त में क्या होता है और समूह में क्या होता है। यही तो करना है, और क्या करना है। आवर्त में क्या होता है और समूह में क्या होता है, ये देखो। आवर्त में पहले क्या होगा, अब हम आवर्त में इधर से चल रहे हैं इसलिए मैं ये बना दिया। तो क्या देख रहे हो आप, उसकी परमाणु त्रिज्या छोटी हो रही है, सबको पता चल गया है। किस कारण, प्रभावी नाभिक की आवेश के कारण कम हो रही है, तो छोटी हो गई, एक बात। दूसरी बात, आप सबको पता है इसमें है नाभिक 14 और इसमें है कितना, 16। इसमें मेरे भाई यहाँ पे मत लो, सीधे सीधे एक काम करते हैं, इसको इधर खींच के ले आते हैं और नाइट्रोजन सोडियम पे आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, सोडियम पे। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, सबसे पहले नंबर पे 11 नंबर पे आ जाते हैं। हालांकि ये भी पी ब्लॉक का तत्व है, तो अगर पी ब्लॉक का ही तत्व लेना चाहते हैं तो सिलिकॉन के पहले एक और है, वो ले लीजिए एल्यूमिनियम 13। चलो पी ब्लॉक में ही हम कंपेयर कर लेते हैं। और इधर एक और ले लेता हूँ मैं, छोटा वाला, छोटू भैया। और छोटू भैया है कौन, क्लोरीन, ये लीजिए। और ये है 15 नंबर। हमें ये फोकस करना है मेन, क्योंकि हम नाइट्रोजन परिवार पढ़ रहे हैं। आवर्त में देखो डियर स्टूडेंट, ये त्रिज्या बड़ी है, यानी त्रिज्या, अब परमाणु त्रिज्या ये छोटी है, प्रभावी नाभिक के आवेश के कारण। एक दूसरा, इसमें मेरा 13 प्रोटॉन है, जो कि 13 इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा है। यहाँ 17 प्रोटॉन है, 17 प्रोटॉन है जो खींच के रखा है। तो ये बताओ, खींचने वाला ये है, यहाँ खींचने वाले ज़्यादा है, ज़्यादा है कि नहीं है, यहाँ खींचने वाले कम है। तो कहाँ से मुझे निकालना आसान होगा, क्योंकि कोषों की संख्या तो दोनों में बराबर है, सबको पता है मेरे भाई, कोषों की संख्या बराबर है। 3-3 कोष दोनों में आएंगे, इसमें भी 3 कक्षा रहेगा, इसमें भी 3 कक्षा रहेगा। तो किसमें आसान होगा, इसमें आसानी से निकल जाएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ ऊर्जा ज़्यादा मुक्त होगी, इसलिए आवर्त में हम जब बाएं से दाएं चलते हैं तो आयनन ऊर्जा में, आयनिक ऊर्जा में आपका आयनन विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है, इंक्रीजमेंट होता है। समझ में आ गया। कारण बता दीजिएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश एवं छोटा परमाणु त्रिज्या। लेकिन यहाँ एक अपवाद है क्या अपवाद है, ये भी सुनो। फास्फोरस को जब भरते हैं डियर स्टूडेंट, तो आता है हमारा 3s2, ठीक है, 3s2, या मैं ऐसा कर देता हूँ, एक काम करते हैं, नियॉन, ये हो गया 10 कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद 3s2 और 3p3 होता है कि नहीं। अब 3p3 को जब भरोगे तो ये देखिए, इस ऑर्बिटल में कुछ ऐसा भराएगा। और इसके पहले हम देखते हैं सिलिकॉन को, देख लेते हैं 14 नंबर को। तो सिलिकॉन को जब भरोगे तो ये आएगा नियॉन प्लस 3s2 एंड 3p2 आएगा। तो यहाँ कैसे भराएगा, ये भराएगा ऐसा कुछ। और इसके बाद यदि हम देखते हैं सल्फर को, तो सल्फर कैसे भराएगा, ये देखिए 3s2 एंड 3p4 भराएगा। तो 4 रहेगा, तो 3 ऑर्बिटल में हमारा एक में युग्मन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, युग्मन हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो एक और चीज होता है, आयनन ऊर्जा स्थायित्व पर डिपेंड करता है, और वो परमाणु सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन उसके कक्षकों में अर्धपूरित या पूर्णपूरित भरे होते हैं। दैट मीन्स देयर इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड इन देयर ऑर्बिटल्स। समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, ये वाला जो हमारा नाइट तत्व है, फास्फोरस है, वो अर्धपूरित भरा हुआ है, अर्धपूरित है। समझ में आ रहा है, पूरा तीनों ऑर्बिटल अर्धपूर्ण रूप से भरे हुए हैं। जबकि ये जो है आपका न तो अर्धपूरित है न तो पूर्णपूरित है, और ये भी न तो अर्धपूरित है न तो पूर्णपूरित है। समझ में आ रहा है।
तो एक कंसेप्ट तो आपको यहाँ समझ में आ गया कि हम जब इधर से इधर चलते हैं तो क्या होता है, आयनन ऊर्जा वृद्धि होती है। लेकिन इस हिसाब से सल्फर की आयनन ऊर्जा फास्फोरस से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, फास्फोरस की आयनन ऊर्जा सल्फर से ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो है अर्धपूरित होता है। समझ में आ गया, घुमा के क्वेश्चन करेगा ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो आप ये समझ में आ गया, सबको अच्छे से समझ में आ गया। कारण लिखते बनेगा, कारण लिखना एकदम आसान है भैया मेरे, कारण बता ही रहा हूँ, आप सुन रहे हो तो अच्छी बात, नहीं सुन रहे हो तो बहुत अच्छी बात। अब समूह में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा में कमी होती है, कमी वृद्धि क्या होती है, कमी होती है। रीजन क्या है, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ जाती है, तो कक्षा की संख्या बढ़ने के कारण उसके बाह्यतम कोष पर नाभिकीय आवेश कम हो जाता है। अब भाई नाभिक आपका यहाँ है प्लस, देखो एक काम करो, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैग्नेटिज्म पढ़ा रहा था कि फिजिक्स में, तो फिजिक्स में मैग्नेटिज्म पढ़ा रहा हूँ, तो आपको इधर सुनिए। सपोज करते हैं ये नॉर्थ पोल है चुंबक का, अब ये नॉर्थ पोल है और यहाँ एक साउथ पोल है नज़दीक में, यहीं पे ये देखिए, तो ये अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा करेगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये नॉर्थ पोल है, अब ये देखिए, बात को समझने का प्रयास करें। तो ये बताओ मेरे भाई, ये बताओ कौन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये बताओ, ये ना करेगा कि ये करेगा। तो ऊपर परमाणु त्रिज्या कम होती है, इसलिए यहाँ जो है आयनन विभव उच्च होता है, क्योंकि पकड़ के रखा है इलेक्ट्रॉन को, कौन पकड़ के रखा है, प्रोटॉन पकड़ के रखा है, तो इसको निकालने में आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जबकि यहाँ बहुत दूर है, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर रहता है प्रोटॉन की अपेक्षा, तो इसको हम शीघ्रता से निकाल सकते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होने लगता है, कम होने लगता है, क्या चीज़, आयनन ऊर्जा। और मजे की बात, जिसको बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव, कोषों के द्वारा उसके प्रभावी नाभिकीय आवेश को कम करना। भाई इसके प्रभाव को, इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, इन लोग कम कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये इन सब इलेक्ट्रॉन को भी खींच के रखा है, तो विभाजित हो जाता है। विभाजित का मतलब ये है बेचारे का हिम्मत यहीं पे खत्म हो जाता है, इन सबको खींच के रखने से इन सबको खींच के रखा हुआ है, इतना में ही इसका जो है सारा शक्ति खत्म हो जाता है। तो यहाँ तक पहुँचने में इसी को शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं साधारण भाषा में। तो ये दो कारण हो गए कि शिल्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव एवं प्रभावी नाभिकीय आवेश कमी के कारण ऊपर से नीचे आने पर जो है हमारा आयनन ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। समझ में आ गया। चलो देखते हैं भैया ऋण विद्युता क्या होता है। ऋण विद्युता, तो ऋण विद्युता होता है डियर स्टूडेंट, ऋण विद्युता यही चीज है और कुछ नहीं है। ऋण विद्युता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कुछ ऐसा होता है कि किसी परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन देने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा की मात्रा को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आता है। एक और आता है ऋण विद्युता, ठीक है। एक और चीज होता है, सॉरी यार, ऋण विद्युता ये नहीं है, ये हम पहले पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो यही है इलेक्ट्रॉन बंधुता, देख लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन को यदि कोई ग्रहण करता है और वो जो ऊर्जा मुक्त करता है, ठीक है, तो ऊर्जा मुक्त होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ऊर्जा मुक्त होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अब देखिए इनका इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा, ये सुनो। इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा ये सुनिए। तो डियर स्टूडेंट, आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसे होता है, ये सुनो। बाएं से आवर्त में हम इधर से जब इधर चलते हैं, सोडियम से लेकर क्लोरीन तक, आप इधर देख लीजिए, पूरा देख लीजिए, पी ब्लॉक में मत देखिए, पूरा देखिए तब समझ में आता है। कभी भी ऐसा देखिए क्या, सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम माइनस बना रहा है, ऐसा कभी देखिए क्या, आज तक देखिए क्या, नहीं ना देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही नहीं करता है। ये तो इतना इसका नाभिकीय आवेश इतना मतलब इसका प्रभाव इतना कम रहता है नाभिकीय आवेश कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है। जबकि इसका नाभिकीय आवेश इतना ज़्यादा रहता है, नाभिकीय आवेश मतलब धन आवेश इतना ज़्यादा रहता है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और क्या बना लेता है, Cl- बना लेता है। कभी भी ये चीज़ बनाते हुए देखिए क्या आप, मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Mg-2- बनाते हुए देखे हो भाई, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, उससे निकालना आसान होता है, त्याग देता है और त्याग करके Mg2+ बनाता है। हाँ, लेकिन मैं ऑक्सीजन को देखा हूँ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके O2- बना लेता है।
समझ में आ रहा है? ये चीज़ होती है। सल्फर है आपका, सल्फर ऐसा कर सकता है, ऐसा बन सकता है, समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ होता है। तो आवर्त में क्या होता है, आप सीधे सीधे लिखिएगा कि बाएं से दाएं की ओर चलने पर क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता में कमी होती है। समझ में आ रहा है? और इसका भी मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। अब देखते हैं क्या चीज, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, ये देखिए, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना। क्या कहा जाता है, साझे के इलेक्ट्रॉन को, शेयरिंग बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करना, दैट इज नोन एज विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, इलेक्ट्रो एफिनिटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है विद्युत ऋणात्मकता। साझे के इलेक्ट्रॉन को कैसे, जैसे कि ये सब आप जानते होंगे, इससे कॉमन ये सबसे अच्छा है क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अणु देखिए, तो हाइड्रोजन अणु में क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये इसमें भैया दो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये किसी भी तरफ ना तो आकर्षित होगा ना प्रतिकर्षित होगा। रीजन क्या है, दोनों को दोनों समान तत्व है। लेकिन यही चीज जब हम HCl में देखते हैं, HCl में देखते हैं, तो HCl में क्या होता है ये बताइए मुझे। HCl में साझे के इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, ठीक है, लेकिन ये देखिए, बात को समझने का प्रयास कीजिए। इसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, इसमें कितना होता है, 17 प्रोटॉन्स होते हैं। अरे हाइड्रोजन मत लो यार, सोडियम ले लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप बोलोगे कि सर हाइड्रोजन में तो एक ही बस तो कोष रहता है, उसमें तो 3 कोष है, तो चलो ना इसमें भी 3 कोष हो गया, इसमें भी 3 कोष हो गया, ठीक है कि नहीं। लेकिन इसमें कितने आपके प्रोटॉन होते हैं, 11, और इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, 17। तो ये प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। और साझे में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होता है, इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, खिंचा करके कहाँ चला जाता है, इधर चला जाता है डियर स्टूडेंट। और यही खींचने की प्रवृत्ति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। तो आप सबको पता है क्या चीज़, वही चीज़ है, कोई अंतर नहीं है इसमें, कोई डिफरेंट नहीं है। अब सोडियम कभी भी हाइड्रोजन के साथ आप बॉन्ड बनाते हुए देखियो क्या, देखियो क्या, नहीं देखे ना भाई। तो होता क्या है, जो खींचने की प्रवृत्ति है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। इसीलिए इसमें इसके कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ऊर्जा वगैरह विमुक्त नहीं होती इसमें, खींचता बस है ये। तो हमेशा लेफ्ट टू राइट चलने पर, मतलब 14-15 अर्थात सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर में अगर तुलना करें तो ये होता है। मतलब सल्फर का ऋण विद्युत ऋणात्मकता फास्फोरस की तुलना में ज़्यादा होती है, एवं फास्फोरस की ऋण विद्युतता सिलिकॉन की तुलना में ज़्यादा होती है। और समूह की बात करें तो नाइट्रोजन से आपका बिस्मिथिन तक चलने पर, बिस्मिथ तक चलने पर, ठीक है, हमारा जो ऋण विद्युतता है, विद्युत ऋणात्मकता है, वो घटती है। क्या होता है, घटती है। और इस संपूर्ण जो है समूह में सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतता होता है जिसका, वो होता है नाइट्रोजन। और एक क्वेश्चन आता है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। तो अमोनिया जो है, मतलब इसका हाइड्राइड, नाइट्रोजन का हाइड्राइड जिसको हम बोलते हैं अमोनिया। इसी प्रकार आपका फास्फोरस के हाइड्राइड को फास्फिन बोलते हैं, आर्सिन बोलते हैं आर्सेनिक के हाइड्राइड को, बिस्मिथ को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, बिस्मिथिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनका नाम है। तो इसमें अमोनिया जो है एक मात्रा, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो द्रव अवस्था में पाए जाने का रीज़न क्या है, उसी पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो द्रव अवस्था में इसलिए पाया जाता है ये, क्योंकि जिसकी जल होता है, जल भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसका भी कारण है, सेम दोनों का एक ही कारण है। और पूछा जाता है कि अमोनिया द्रव अवस्था में पाया जाता है, कारण सहित बताइए। तो आपको यही जवाब देना है कि नाइट्रोजन का जो ऋण विद्युतता होता है वो क्या होता है, उच्च होता है, अपने समूह में सबसे उच्च होता है। और उच्च होने के कारण इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, बोलो, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसा ये क्या है, इधर देखिए सब लोग, इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बोलते हैं, इसको भी देखें। इस दोनों ऋण विद्युती, दोनों नाइट्रोजन क्या प्रबल ऋण विद्युती है अपने समूह में। तो इन दो ऋण विद्युती तत्वों के मध्य एक जो है हमारा क्या होता है, धन विद्युती हाइड्रोजन उपस्थित है। तो
हाइड्रोजन यहाँ क्या कर रहा है, बंध का काम कर रहा है। ये देखिए यहाँ इस बंध को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बॉन्ड जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ही ये किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपको यही लिखना है और कुछ नहीं, बस। नाइट्रोजन अपने समूह में सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है, जिसका हाइड्राइड NH3 अमोनिया में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और हाइड्रोजन बंध के कारण किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में, जिसकी जल है। जल का भी देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, जल का अगर हम बनाएंगे तो H2O रहता है, H2O रहता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन नीचे, ये देखो ना भैया, ये एक जल का अणु हो गया, ये एक जल का अणु हो गया, और इन दोनों के मध्य कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। दो ऋण विद्युतीय तत्वों के मध्य एक क्या है, धन विद्युतीय तत्व है। दो ऋण विद्युतीय तत्वों के मध्य एक धन विद्युतीय तत्व है, और ये सेट है आपका अमोनिया का, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो एक काम करते हैं, आज के क्लास में यहीं पे दंड करते हैं। बहुत स्लो पढ़ाया, आराम से पढ़ाया, लेकिन ऐसा नहीं है, आगे स्पीड में भी पढ़ाएंगे। एक फर्स्ट क्लास है इसलिए। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके भौतिक प्रॉपर्टीज़, नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार, ठीक है। इनका बहुत सारी चीज़ें और पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ेंगे, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। फिर हम अमोनिया निर्माण की हैबर विधि देखेंगे, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल निर्माण की आपका ओस्टवाल्ड विधि देखेंगे। सारे चीज़, हर एक टॉपिक को आपको कंप्लीट करा के मैं दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।